हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए भाई, फिजिक्स क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल फिजिक्स में गॉस की प्रमेय के लेसन नंबर 2 का सारा मेथड हो गया था, सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। आज हम लोग उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है भाई। देख लो आवेश कितना है। आवेश दिया गया है Q बराबर 17.7 पिको कूलाम। ठीक, पिको कूलाम। अब ये बात आती है कि एक पिको कूलाम में होता कितना है। याद रखिएगा, एक पिको कूलाम में 10 की घात -12 कूलाम होता है। ठीक है, एक पिको कूलाम में 10 की घात -12 कूलाम मान रख सकते हैं हम लोग। Q बराबर 17.7 गुणे 10 की घात -12 क्या हो गया भाई मेरे, कूलाम हो गया। Q बराबर आ गया आपका 17.7 गुणे 10 की घात -12 क्या हो गया मेरे भाई, कूलाम हो गया आपका। ठीक, ये चीज आ गया। देखो कह रहा है कि घन, तो आप लोग बता सकते हैं कि एक घन में कितने फलक होते हैं। एक घन में कुल मिला के 6 फलक होते हैं। ठीक है, कुल मिला के कितने फलक होते हैं, 6 फलक। अब देखिए पहले समझ लीजिए घन की संरचना क्या होती है। घन और घनाभ में थोड़ा सा अंतर है कि घन में लंबाई चौड़ाई सब बराबर होती है, लेकिन घनाभ में वही चीज क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, वही चीज हमने डिफरेंट होती है। ये हो गया हमारे पास घन। ठीक, हमारे पास एक घन है, इसमें Q है। ठीक, कह रहा है कि इसके केंद्र पर, इसके केंद्र मतलब इसके बिकर जहां काटेंगे वहां पर, इसके केंद्र पर एक आवेश समझो Q रखा गया है। तो गॉस की प्रमेय क्या कहते हैं, गॉस की प्रमेय है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, कुल की बात कर रहे हैं, कुल विद्युत फ्लक्स मतलब इस पृष्ठ से इस पृष्ठ से इस पृष्ठ से, कितना पृष्ठ हो, 1 2 3, एक सबसे नीचे 4, एक इधर वाला 5 और एक सबसे पीछे 6। कितने घन में पृष्ठ में 6, मतलब 6 पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स Q का भाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश Q का कितना गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। इसका मतलब हो गया कि कुल वैद्युत फ्लक्स जो है, कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा भाई, परमेश लगा रहे हैं गॉस की प्रमेय से, ये होगा फाई E बराबर Q/ε0 होगा। उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश Q का 1/ε0 गुना हो गया। ठीक है, इतना हो गया हमारे पास। अब देखो बेटा, कुल वैद्युत फ्लक्स का मतलब हो गया कि 6 फलकों से, 6 फलकों से परिबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स Q/ε0। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि प्रत्येक फलक, ये भी ध्यान देना भाई, कितने फलक कह रहा है कि प्रत्येक फलक मतलब एक फलक से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की मात्रा निकालनी है। एक फलक से, तो जब 6 फलक से इतना गुजर रहा है तो एक फलक से, या लिख सकते हैं कि एक फलक से कितना गुजरेगा भाई, एक फलक से परिबद्ध विद्युत फ्लक्स। जब 6 फलक से फाई, तो एक फलक से Q मतलब फाई/6 होता, तो वही हो जाएगा Q/ε0/6, तो आ जाएगा Q/6/ε0। भाई ये तो हो जाएगा, जैसे अगर कहा जाए, पहले समझ लो कि अगर 6 फलक से फाई गुजर रहा है तो यूनिट फलक, एक फलक से कितना गुजरेगा, फाई/6 ही तो करेंगे भाई, 6 से ही तो भाग करेंगे। बिल्कुल वही मेथड यहाँ पे लगाया है। ठीक, Q का मान आपको पता है 17.7 गुणे 10 की घात -12 कूलम। ठीक, इतना। और 6/ε0 का मान कितना पता है, 6 होता है। ε0 का मान होता है बेटा, कितना होता है, 8.85 गुणे 10 की घात -11, और होता है क्या, होता है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्यों मेरे भाई, यही तो होता है, 8.85 गुणे 10 की घात -12 होता है, 6.65 वाली -12 सॉरी -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन
मीटर स्क्वायर बेटा। चलिए हम लोग इसका आगे निकालते हैं कैसे क्या है। एप्सिलॉन नॉट का मान यहाँ रख देंगे, ये हो जाएगा 8.85 गुणे 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर से कूलाम क्या हो गया मेरे भाई, कैंसिल। अब देखो समझने वाली बात क्या है, अभी इसमें 2 से गुणा करते तो यही आता, मतलब इसको कैंसिल करेंगे, कितना लिखेंगे 2, ठीक है। 5 दूनी 10 और 2 16 17 और 2 16 17 ही तो हो जाएगा, तो 2 आ गया और 2 तय क्या हो जाएगी 6 हो जाएगा। 10⁻12 10⁻12 कैंसिल। अब आ गया 1/3 और यहाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर, अंश के हर में है, ट्रांसफर अंश में आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम हो जाएगा। भाई 1/3 दिखाई दे रहा है आप लोगों को, दिखाई दे रहा है सर भाई, यहाँ नहीं लिख देते हैं हम, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब आ गया आपका आंसर 1/3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। 1 को 3 से भाग करेंगे तो 0 भाई 10 में लगाएंगे 10 हो जाएगा, 3 त्रिक 9 3 त्रिक 9 3 त्रिक 9 3 त्रिक 9 ऐसे ही आएगा, तो आ जाएगा 0.33 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम हो जाएगा। एक फलक से गुजरने वाला यही वैद्युत फ्लक्स की मात्रा है मेरे भाई। समझ में आया कि नहीं आया। और ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है, ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, 2005 में पूछा गया था, साथ में 2011 में भी ये पूछा गया है यूपी बोर्ड में। इस लेसन से एप्लीकेशन से एक क्वेश्चन फिक्स है आने के लिए, ठीक, और 1 नंबर का विकल्प आता है इस लेसन से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो भाई आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, समझ में आया। चलिए भाई अगले सवाल पे चला जाए, ठीक बेटा, तो आगे पे चला जाए, ठीक। चलिए भाई अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि 5i कैप प्लस 10j कैप न्यूटन पर कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में 0.2 j कैप मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का एक पृष्ठ जो है रखा हुआ है, तो पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि तो पृष्ठ से गुजरने वाला क्या निकालना है हमको, वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए, यही निकालना है। तो बेटा देखो कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र, मतलब ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है ई वेक्टर, ये दी है ई वेक्टर, ये दिया है 5i कैप। देखो भाई मेरा i कैप ऐसे बनता है प्लस 10j कैप, वो भी क्या दिया है न्यूटन पर कूलम, ये दिया है। क्षेत्रफल कह रहा है तो इसका मतलब दिया है ए वेक्टर, ये दिया है ए वेक्टर 0.2 j कैप। आपको निकालना क्या है, पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, आपको फाई ई क्या करना है मेरे भाई, निकालना है फाई ई। कैसे निकालेंगे, तो सिंपल है भाई, आपको डिफिनेशन क्या बताए थे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब ई वेक्टर, और क्या बताए थे क्षेत्रफल सदिश मतलब ए वेक्टर, दोनों के अदिश गुणन को, अदिश गुणन मतलब हो गया कि ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, दोनों के अदिश गुणन को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं फाई ई। तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यहां हो जाएगा भाई फाई ई बराबर ई वेक्टर, इसका मान देख लीजिए, दिया गया है 5i कैप प्लस 10j कैप, ठीक, और ये आपका हो गया न्यूटन पर कूलम, मात्रक ना लिखो, ठीक, इनटू ए वेक्टर का मान है 0.2 j कैप। देखो जब हम लोग सदिश गुणा कराते, सॉरी अदिश गुणा कराते हैं, तो i के साथ i डॉट i कैप या j डॉट j कैप या k डॉट k कैप, इन तीनों का जो मान होता है 1 होता है, बाकी सब का मान क्या होता है 0 होता है। यह कक्षा 11 में आप लोग पढ़े हो, जब हम j का j से गुणा करेंगे तब 1 आएगा, i का i के साथ डॉट गुणा करेंगे तब 1 आएगा, k का k से गुणा कराएंगे तब 1 आएगा, अन्यथा क्या होगा 0 होगा। भाई j का j के साथ करा देंगे तो फाई इक्वल टू आ जाएगा 10 का गुणा 0.2 से, तो आ जाएगा 2.0, j कैप कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अब आ जाएगा 2.0 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये आ जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा भाई आंसर हो जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे भाई हमने आई के साथ क्यों नहीं करा, तो अगर हम आई के साथ गुणा करते हैं देख लो, 5 दूनी 10 1.0 आई डॉट जे कैप, ठीक है, और 0.2 का गुणा 10 से कराते वही प्लस 2.0 जे कैप डॉट जे कैप। भाई देखो
जे कैप डॉट जे कैप का मान कितना है 1, बाकी आई डॉट जे कैप का मान क्या होता है 0, ये आप पढ़ चुके हैं। तो 0 प्लस 2.0 लगाएंगे और जे जे कैप का मान 1 रखेंगे तो 2.0 ही तो आएगा। तो वही लिखे हैं फाई ई बराबर 2.0 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम आ जाएगा मेरे भाई। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या आ जाएगा मेरे भाई कूलाम। आप लोगों को समझ में आया? डॉट गुणा तो समझते हैं ना, कक्षा 11 में बहुत सारे सवाल लगाए हैं आप लोग इस पे, तो समझ में आया ये चीज, आगे बताई जाए। ठीक बेटा, अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अनंत लंबाई की आवेश रेखा 2.0 मीटर की दूरी पर क्या 4.5 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। कह रहा है कि अनंत लंबाई की आवेश रेखा 2.0 मीटर की दूरी पर 4.5 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो आपको रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा क्या करना है भाई ज्ञात करना है। बहुत ही आसान, वेरी सिंपल है भाई। कह रहा है कि अनंत लंबाई की आवेश रेखा 2.0 मीटर की दूरी पर 4.5, तो बहुत ही सिंपल है भाई। कितनी मीटर की दूरी पर 2.0, तो r का मान है 2.0 मीटर, ठीक। और कह रहा है कि 4.5 गुणे 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र, मतलब ई वेक्टर दिया है 4.5 गुणे 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। और आपको रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा क्या करना है मेरे भाई ज्ञात करना। बहुत ही आसान है भाई, याद हो तो इसके लिए फार्मूला बताए थे आपको, ई वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 λ/r। क्यों मेरे भाई, यही तो फार्मूला था, याद है कि नहीं याद है? याद है ना? हाँ, चलिए इसका आगे देखते हैं। अब क्या करना है भाई, 1/4πε0 का मान तो आप लोग जानते ही होंगे, 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या होता है कूलाम स्क्वायर। हमको लैम्डा निकालना, चलिए मान रखते हैं ई वेक्टर, इसका मान 4.5 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक। 1/4πε0 इसकी वैल्यू होती है कितना 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर गुणे आपका है कितना 2 लैम्डा निकालना है। तो 2 लैम्डा तो निकालना ही है आपको, 2 लैम्डा ऐसे रहने देते हैं। और आर का मान 2.0 मीटर है, 2.0 मीटर से मीटर स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया आपका मेरे भाई। कूलाम से कूलाम स्क्वायर कैंसिल, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल। अब यहाँ मीटर कूलाम बचा है, ठीक, 2 से 2 कैंसिल हो गया भाई। आपको याद हो तो 9 × 5 = 45, 0.5 आ गया, ठीक। अब यहाँ गया 0.5 गुणे 10 की घात 4 गुणे 10 की घात 9 है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 10 की घात 9 और यहाँ पे आ जाएगा देखो कूलाम प्रति मीटर और यहाँ आ जाएगा लैम्डा, यही तो हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे 10 घात +9 है, ऊपर जाएगा तो -9, या दशमलव को यहाँ हटा दो, यहाँ +1 कर दो, मतलब हर में 10 लिखेंगे तो घात 1 जुड़ जाएगी ना। तो 5 गुणे 10 की घात 6 4 10 -6 हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर बराबर लैम्डा। होगा कि नहीं होगा सोच लो। 10 की घात 9 1 10, 10 में से 4 घटाएंगे, +10 है ऊपर जाएगा -10, उसमें से 4 घटाएंगे तो -6 नहीं बचेगा। और याद हो तो 1 माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10⁻⁻6 कूलाम। होता है कि नहीं होता? होता है मेरे भाई। 1 माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10⁻⁻6 कूलाम, होता है ना। तो इसका ये मान उठा के हम यहाँ भी लिख सकते हैं। अब आ जाएगा लैम्डा बराबर 5 माइक्रो कूलाम पर मीटर, ये चीज आ जाएगा मेरे भाई, आ जाएगा लैम्डा बराबर 5 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर। आपको समझ में आया? बताइए भाई, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? आया? देखिए सवाल मान लीजिए अगर को कॉन्सेप्ट पढ़े न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है तो आप क्या कीजिए, उस सवाल को कम से कम 2 से 3 बार पढ़िए। और जैसे कक्षा 5 वाले होते हैं ना, एकदम धीरे 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 वैसे पढ़ो, सब कुछ समझ में आएगा बेटा। अगर नहीं आता है तो सवाल हमारे पास सेंड करिए, आपको हम सब कुछ समझा देंगे, ठीक। ये चीज समझ में आई? चलिए बेटा अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग।
चलिए भाई अगले सवाल पे देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। चलिए देखिए ये कॉन्सेप्ट भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस, मतलब एक समान रूप से आवेश बिखरा हुआ है, ठीक, और ये माइनस है, माइनस है, माइनस है, माइनस है, माइनस, जितना आवेश इस पर है उतना आवेश इस पर है। अगर इसके बीच हम कोई प्लस आवेश या सॉरी माइनस आवेश, इसमें माइनस आवेश रहेगा, माइनस आवेश लटका दें तो देखो ये माइनस और ये भी क्या है, माइनस है, तो बताओ आकर्षण होगा प्रतिकर्षण, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा कितने बल से, F बल से। प्रतिकर्षित करेगा कि नहीं करेगा मेरे भाई, प्रतिकर्षित करेगा ना, ठीक। अब ये इसको प्रतिकर्षित करेगा और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, प्लस से माइनस की ओर होगी, ये E वेक्टर, ठीक। अब इसका कुछ भार भी तो होगा भाई, जो आवेशित कण है इसका कुछ भार भी तो होगा, mg, इसका कुछ भार हो कि नहीं होगा, mg होगा ना, ठीक, mg होगा। देखो ये आवेश, ये इस आवेश पर ये इतना बल लगाएगा कि ये आवेश ना तो ऊपर जाए ना तो नीचे, मतलब संतुलन की अवस्था में आप देखोगे कि ये वैद्युत बल और ये भार दोनों क्या होगा, बराबर होगा, तो मतलब ही होगा F वेक्टर बराबर mg होगा, F वेक्टर बराबर mg। संतुलन देखो इसमें कह रहा है कि उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। अगर ये ज्यादा हो गया, मान लो ये प्रतिकर्षण बल ज्यादा हो गया, तो ये कण ऊपर जाके इससे इसके पास आ जाएगा। अगर ये इसका भार ज्यादा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इससे आकर इसके पास आ जाएगा, ठीक, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बिल्कुल वैसे F वेक्टर इक्वल टू mg, क्योंकि हमको पता है F वेक्टर बराबर Q इंटू क्या होता है, E वेक्टर, होता है कि नहीं होता, होता है ना भाई। एकांक आवेश पर लगाए गए वैद्युत बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो F वेक्टर बराबर होता है QE। हम क्या करेंगे, यही मान उठा के इसमें रख देंगे, अब आ जाएगा QE वेक्टर इक्वल टू mg, ठीक। अब आपको क्या निकालना है, वैद्युत बल, भाई उस वैद्युत क्षेत्र आपको E निकालना है, E वेक्टर निकालना है, ठीक, ये निकालना है। यहाँ से Q गुणे में है, इधर आएगा भाग में, E वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा mg अपान q। देखो mg अपान q कह रहा है कि उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब हो गया q का मान है कितना है, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है, ठीक। g का मान आप तो जानते हैं, g क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये सारा मान रख करके आप E वेक्टर का मान निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं ना मेरे भाई, ठीक है भाई, तो निकाल लीजिएगा और इसका आंसर हमको सेंड जरूर कीजिएगा, ठीक, कमेंट करके बताइएगा जरूर बेटा। चलिए आगे हम लोग कल, अगर आप लोगों के पास कोई और सवाल है तो उसको सेंड कीजिएगा, और नहीं तो हम कल अगला लेसन पढ़ाएंगे, ठीक बेटा। अगला लेसन है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, मतलब वैद्युत विभव और धारिता, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। चलिए उसकी बात करेंगे कल, और आज के लिए बस इतना ही, ठीक। पढ़ते रहो भाई, मस्त रहो।